हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोग जैसे टच करते हैं वीडियो पे, देखते हैं कम व्यू है तो आप तुरंत वीडियो को स्किप कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए मोस्टली, क्योंकि आप एक बार पूरे वीडियो को देख तो लीजिए। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छी लगती है आपको पढ़ने में, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगती है, तो आप वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, नहीं तो फिर नहीं देखिएगा। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद ना आए तो। बट वीडियो पे व्यू कम है तो इसके हिसाब से आप स्किप कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा रहता है कि चलो ठीक है, कुछ चैनल नए होते हैं जो स्टार्टिंग में वीडियो डालते हैं तो उनका वायरल नहीं होता है, तो धीरे धीरे उनका वायरल होने लगता है। तो अगर ऐसा सबके साथ होगा तो अच्छी बात नहीं ना फ्रेंड। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो पे विजिट करिएगा। अगर नहीं अच्छी लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो पे आप विजिट नहीं करिएगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट थी, बुरा मत मानिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए आज जो हमारा चैप्टर है हनी शकल बुक का क्लास 6 का एनसीईआरटी, जो कि आपके केवीएस टीजीटी का है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, किसके द्वारा लिखा गया, बाय एन कैरल मूर। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या टॉपिक करेंगे कि जैसे कि आपका सिलेबस तो है कि आप 6-7 मीन्स 6 to 10 तक का पढ़ना है, आपको इतनी एनसीईआरटी कवर करना है, बट उसको एनालाइज करना है आपको पूरे ग्रेजुएशन लेवल का। तो किस प्रकार से आप 6 की बुक को ग्रेजुएशन लेवल तक किस प्रकार से उठा सकते हैं, इस वीडियो में आपको एक एक वर्ड टू वर्ड कैसे बताएंगे कि आप किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 8-10 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इंक्लूड करे हैं, जो कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिल सके कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक से आपके इतने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये जो चैप्टर है डिस्क्राइब करता है एक बच्चे के बारे में। किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, पैट्रिक के बारे में, जिसे बिल्कुल भी होमवर्क करना पसंद नहीं था। वो होमवर्क से क्या करता था, हेट करता था। होमवर्क उसे करना पसंद नहीं था। हालांकि और सब चीज़ों में वो बहुत अच्छा था, खेलने कूदने, वीडियो गेम, वो सब कुछ करता था, लेकिन उसको बस एक चीज़ से नफरत थी, वो थी होमवर्क से वो हेट करता था। बट उसके साथ कुछ एक ऐसा कुछ घट जाता है जिसके साथ उसको होमवर्क मीन्स होमवर्क करना अच्छा लगने लगता है। वो बहुत ही अच्छा एक मॉडल किड बन जाता है। उसके जो स्कोर्स रहते हैं सब में एक ग्रेड उसको एग्जाम में मिल जाता है। अब वो कौन सा मैजिकल इफेक्ट रहता है या फिर कौन सी घटना रहती है पैट्रिक के साथ, यही आपको इस वाले शॉर्ट स्टोरी में डिस्क्राइब हुआ है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क में। तो सबसे पहले तो इनकी जो राइटर हैं वो है एन कैरल मूर। इनका टाइम पीरियड देख रहे हैं आप, 1871 से इनका बर्थ है, 1961 इनका डेथ है। आई होप तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनके साथ इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट जुड़ा हुआ है कि ये चिल्ड्रन लाइब्रेरियनशिप जो था उसको इंट्रोड्यूस करने वाली महिला मानी जाती है। कौन मानी जाती है फ्रेंड्स, एन कैरल मूर। तो ये क्या थी, अमेरिकन लाइब्रेरियन थी, लेक्चरर थी, राइटर थी एंड चिल्ड्रन, स्पेशली ये जानी जाती हैं, किस लिए जानी जाती, चिल्ड्रंस बुक क्रिटिक हु वॉज अ प्यूनियर इन द फील्ड ऑफ चिल्ड्रंस लाइब्रेरियनशिप। तो इस प्रकार से अगर आपके क्वेश्चन में ये आए कि हु इज़ कनेक्टेड विथ चिल्ड्रंस लाइब्रेरियनशिप, तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, एन कैरल मूर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा इनके बारे में डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपना एनसीईआरटी क्लास 6 को ग्रेजुएशन लेवल पे ले जाना है। तो चलिए थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। सी वॉज बॉर्न इन लिमरिक, ये कहाँ फर्स्ट बॉर्न हुई थी, लिमरिक में हुई थी। मूर मूर वेंट टू वर्क एट न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी इन 1906। बाद में ये क्या चली जाती है, न्यूयॉर्क चली जाती है। वहाँ पास न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जो रहती है 1906 में ये जाती हैं। वहाँ पास क्या क्रिएट कर, कलरफुल इन्वाइटिंग रीडिंग्स रूम वेयर चिल्ड्रेंस कुड एक्सप्लोर थॉटफुली चूजन बुक्स ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स एंड गेदर फॉर रेगुलरली शेड्यूल स्टोरी हॉर्स। मतलब वहाँ पास ये जब जाती हैं न्यूयॉर्क पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ पास क्या करती हैं, एक ऐसा रूम, ऐसा लाइब्रेरी बच्चों के लिए क्रिएट करती हैं, जिसमें आपको उसमें क्या था कि
हालांकि इंडिया में तो नहीं पैटर्न ऐसा देखा नहीं गया है, या फिर देखा भी गया होगा दिल्ली उली मेट्रो सिटी में, बट ये नॉर्मली बाहर ब्रिटेन या फिर लंदन में देखिए तो इस तरह की लाइब्रेरी होती है कि बच्चों के लिए अलग लाइब्रेरी होती है। वहाँ पास वो बढ़िया मैट वैट बिछा हुआ रहेगा, वहाँ पास खिलौने थोड़े से रहेंगे कि हाँ बच्चों को थोड़े क्रिएटिव थोड़े कलरफुल कैसे बनाया जाए, तो उनका अलग से रूम, उनकी लाइब्रेरी अलग से बनाई गई, उनमें किस प्रकार के बच्चों के केवल बुक्स, बच्चों से जुड़े हुए बुक्स उस लाइब्रेरी में रखे जाए। तो इस प्रकार का उन्होंने न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जो 1906 में उन्होंने ज्वाइन किया था, उसमें इन्होंने बनाया, क्या बनाया फ्रेंड्स, सीक्रेटेड कलरफुल इनवाइटिंग रीडिंग रूम्स। एक रीडिंग रूम्स ऐसा बनाया जिसमें बहुत ही वो ज़्यादा कलरफुल रहता था, जिसमें अगर बच्चे को कुछ पढ़ाना है तो आपको बिल्कुल सिंपल वे में आप नहीं पढ़ा सकते, आप उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के फिर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वेयर चिल्ड्रन कुड एक्सप्लोर थॉटफुली, जहाँ पास बच्चे अपने हिसाब से थॉटफुली बहुत ज़्यादा बुक्स में एक्सप्लोर कर सके। चूज एन बुक्स एन वैरायटी ऑफ एन टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स में उनको बुक्स वहाँ पास गेदर फॉर रेगुलरिटी शेड्यूल स्टोरी और जिस प्रकार से वो वहाँ पास लाइब्रेरी में अपनी मनपसंद की स्टोरीज़ को पढ़ सके, ऐसा उन्होंने एक लाइब्रेरी न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी जो वहाँ पास थी, वहाँ पास उन्होंने एक ऐसा लाइब्रेरी क्रिएट किया। सी विजिटेड एवरी ब्रांच, जब इनका यहाँ पास न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी का ये चीज़ सफल रहा, आई मीन जब ये जो पैटर्न इन्होंने कलरफुल लाइब्रेरी का इन्वेंट किया था, तो ये जब यहाँ पास सफल रहा तो इन्होंने ऑलमोस्ट स्टेट के सभी लाइब्रेरी का डाटाबेस लेकर सभी लाइब्रेरी में चिल्ड्रन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट रखा। मीन्स अब सारे लाइब्रेरी में जो वहाँ के डाटाबेस थे कि यहाँ लाइब्रेरी है, तो इन्होंने क्या किया कि सारा का डाटाबेस लेके सभी लाइब्रेरी में एक कॉन्सेप्ट रखा कि आप कैसे छोटे बच्चों को कैसा एक न्यू एक्सपीरियंस के थ्रू उनकी लाइब्रेरी बना सकते हो। तो इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हमें राइटर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे राइटर से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ज़्यादा तो हम नहीं आपको बताएंगे, हाँ थोड़ा बहुत तो पढ़ना ज़रूरी ही है। सी विजिटेड एवरी ब्रांच, ये मैं बता चुकी हूँ। वह सिस्टम एजुकेट द स्टाफ अबाउट, वहाँ पास इन्होंने क्या किया, स्टाफ को एजुकेट किया कि आप किस प्रकार से बच्चों को लाइब्रेरी में किस प्रकार से उनको उनके थॉट को एक्सप्लोर करने का तरीका बता सकते हैं, किस प्रकार से उनके लिए बुक्स आप रख सकते हैं, ये सब पूरा बताया। जिसको ये क्या है, चिल्ड्रन कलेक्शन फॉर साइज एंड क्वालिटी, जिस प्रकार से मतलब वो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग वो बुक्स हो, उनकी क्या पसंद है उस हिसाब से उनकी लाइब्रेरी क्रिएट हो। इस प्रकार का इन्होंने जो डिज़ाइन क्रिएट किया, कौन क्रिएट किया फ्रेंड, एन कैरोल मूर ने क्रिएट किया। मूर बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट रिव्यूअर ऑफ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी भी चीज़ है, ये जुवेनाइल बुक्स। ये फ्रेंड जुवेनाइल क्या होती है, एक प्रकार का ये जो इनकी रिव्यूअर बनी फर्स्ट, ये कौन बनी, एन कैरोल मूर। फ्रेंड ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा है वीडियो, थोड़ी बहुत मतलब हम सोचते हैं कि एक वीडियो में एक टॉपिक आपका कवर हो जाए, इसलिए थोड़ी सी वीडियो हम तेज़ बोलते हैं। इसकी रिव्यू मीन्स क्या होता है, जर्नलाइम्स जो बिल्कुल छोटे बच्चों का ही हो, मीन्स इसमें छोटे बच्चों की किस प्रकार की कहानी, उनके बर्ताव, इस प्रकार के ऐसे बुक्स जो कि बच्चों को अट्रैक्ट लगे, इस तरह के बुक्स इसमें देखे जाते थे। तो उसकी ये क्या बनी, फर्स्ट रिव्यूअर्स बनी। सी वॉज आस्क्ड इन 1980, किसके द्वारा ये पूछी गई थी, इसके मंथली मैगजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, मंथली मैगजीन दी बुकमैन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसके द्वारा कैरोल मूर को रिव्यूअर बनी थी, किसके द्वारा वो पूछा गया था, तो मंथली मैगजीन दी बुकमैन के द्वारा पूछा गया था। सी लेटर जस्ट अ फ्रेंड, सी लेटर एडिटेड अ वीकली पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि उनको थोड़े ये काम किए हैं, उनको मैगजीन वगैरह से जो अवार्ड वगैरह मिले हैं, तो मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आप देख लें, सी लेटर एडिटेड अ वीकली पेज ऑन चिल्ड्रेंस बुक फॉर न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून एंड कंट्रीब्यूटेड टू द अटलांटिक मंथली एंड द हॉर्न बुक मैगजीन। इस प्रकार से इन्होंने ये जो मैगजीन इसमें अपने क्या देने लगे, एडिटर एक बनी इन सब में भी। तो ये सब आपके ये जो टॉपिक हैं, ये जो हैं कैपिटल में, ये आपको इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर रोड्स टू चाइल्डहुड एंड 3 वॉल्स, ये इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, रोड्स टू चाइल्डहुड एंड 3 वॉल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको मेंशन कर लिया क्योंकि राइटर से इधर उधर से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम इस प्रकार से पहली बार डिज़ाइन हुआ है, तो कोई भी नहीं बता सकता कि आपका एग्जाम किस प्रकार से हो सकता है। तो थोड़ी सी हमें अपनी तैयारी उस हिसाब से रखनी पड़ेगी।
तो इनका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, रोड टू चाइल्डहुड एंड 3 आवर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया। सीरीज अ बुक आल्सो कंटेंट क्रिटिसिज्म ऑफ चिल्ड्रेंस लिटरेचर। ये जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, चिल्ड्रेंस क्रिटिसिज्म ऑफ चिल्ड्रेंस लिटरेचर से। अ टैलेंटेड ऑथर, इनको थोड़े से अवार्ड भी मिले। अ टैलेंटेड ऑथर मूर वॉज द रनर अप फॉर द 1925 न्यूबेरी मेडल फॉर निकोलस। इनकी एक वर्क है निकोलस, इनका ये वर्क है निकोलस मनहट्टन क्रिसमस स्टोरी 1924, और एंड इसका एक सीक्वेंस भी आया था निकोलस एंड द गोल्डन गूज वॉज द पब्लिश इन 1930। इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला था फ्रेंड, 1925 में मिला था, न्यूबेरी मेडल अवार्ड मिला था इन दोनों के लिए। निकोलस मनहट्टन क्रिसमस स्टोरी एंड इसी का सीक्वेंस है निकोलस एंड द गोल्डन गूज, इसके लिए इनको मिला था अवार्ड, न्यूबेरी मेडल अवार्ड मिला था। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर पियोनियर लाइब्रेरी वर्क विथ, इनको अगर आपको कहीं भी लाइब्रेरियन से जुड़ा हुआ कुछ भी मिले तो इनको इसमें आपको टिक करना है, मतलब एक प्रकार का आप कीवर्ड ये समझ लीजिए, इनके साथ लाइब्रेरियन वर्ड जुड़ा हुआ है एन कैरल मूर से। तो क्वेश्चन जितना भी आपको घुमा फिरा के एग्जाम में दे, अगर आपको लाइब्रेरियन दिख रहा है कि कौन लाइब्रेरियन से अटैच है, बच्चों के लाइब्रेरी से कौन अटैच है, तो आपको आंसर टिक करना है एन कैरल मूर। मैनी इफ़र्ट्स टू इम्प्रूव, इन्होंने बहुत ज़्यादा इफ़र्ट्स अपना लगाया था किसको इम्प्रूव करने में, प्रमोट टू चिल्ड्रंस लिटरेचर को बढ़ावा देने में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया था। एन करर मूर रिसीव द रेगिना मेडल, इनको रेगिना मेडल भी मिला था फ्रॉम द कैथोलिक लाइब्रेरी एसोसिएशन के, इसके द्वारा कैथोलिक लाइब्रेरी एसोसिएशन के। देखिए फ्रेंड, अभी आप जितने भी एग्जाम दे रहे होंगे टीजीटी पीएचडी किसी का भी, तो अगर किसी राइटर को कोई अवार्ड मिला है किसी मैगजीन के या फिर किसी मैगजीन में वो एडिटर हैं या फिर उनको किसी प्रकार का अवार्ड मिला है, तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस प्रकार से मैंने जो ऊपर आपको रेड लाइन किया था वो सारे ये देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पास आपको क्या मिला, रेगिना मेडल अवार्ड मिला, सॉरी रेजिना मेडल और अवार्ड मिला इनको किसके, कैथोलिक लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। कब मिला फ्रेंड, 1960 में। द वुमेन्स नेशनल बुक एसोसिएशन नेम्ड हर फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ इट्स कंसिडर, ये भी जो इनको ये भी अवार्ड मिला, इनको फर्स्ट मिला। फिर मूर के डेड हो, इनका डाइड आप देख लीजिए एक बार, ऊपर तो मैंने ईयर तो मेंशन कर दिया था, जनवरी 20 न्यूयॉर्क में हुआ था। एंड द गोल्डन गूज वॉज पब्लिश इन द 1932, इनके और इनका जो ये गोल्डन गूज था पब्लिश कब हुआ था, 1932 में। तो आई होप इतना तो राइटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बहुत ज़्यादा था बट हमें उतना ही कवर करना है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा सही हो। आई मीन बहुत ज़्यादा कवर करने से कोई मतलब नहीं, हमें केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पॉइंट को कवर करना है कि हमारे एग्ज़ाम उतना हमारा माइंड उतना कवर कर सके। सब कुछ अपने माइंड में भर लेंगे तो माइंड पूरा भी गोच मोच कर देगा। तो हम इतना राइटर के बारे में काफ़ी है। तो चलिए आज हम अपना ये स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी, आई मीन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क करते हैं बट वो बुक के थ्रू करेंगे। इसको हम अपने एनसीईआरटी के बुक से ही कवर करेंगे। तो ये देखिए ये कौन है, ये है हमारा प्रोटोगोनिस्ट पैट्रिक है, ये यही है हु इज़ अ लेथार्जिक लेजी पर्सन, only he came to study, he doesn't value of hard work and we are ready to take him in life। मीन्स वैसा तो ये खेल कूद में, जैसे मैंने आपको बताया कि खेल कूद में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट इसको क्या पसंद नहीं था, होमवर्क करना इसको पसंद नहीं था, इसलिए इसके क्या करते थे पेरेंट्स, इसके टीचर सब इसको डांट मारते थे। इवेंचुअली इसके साथ क्या होता है, एक मैजिक एक्सपीरियंस हो जाता है जिसके बाद इसको होमवर्क करना सही लगने लगता है या ये ए ग्रेड पा लेता है। तो सबसे पहले फ्रेंड वीडियो शुरू करने के पहले हम दो चीज़ें आपको बता देते हैं जो कि इस शॉर्ट स्टोरी में मेंशन है, जो कि बताया गया हिडन पार्ट है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो इसमें दिखाया गया है इस शॉर्ट स्टोरी में, इसमें आपको देखने को मिलेगा, एक तो मिलेगा मैजिक रियलिज्म, इसमें आपको मैजिक रियलिज्म देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैजिक रियलिज्म क्या होता है, तो ये 20वीं सेंचुरी का लिटरेरी कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको जब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर बताया था तो उसमें बहुत सारे लिटरेरी कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। अब मैंने आपके 10 क्लास फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच का लिया हुआ है। इसमें आपको जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं मैंने बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाया हुआ है। तो ये क्या होता है, मैजिक रियलिज्म एक प्रकार का लिटरेरी कॉन्सेप्ट है जो कि 20वीं सेंचुरी में पॉपुलर हुआ, जिसको डेवलप करने वाले थे गैब्रियल
जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, इसका स्पेलिंग लिख दूँ। गैब्रियल गार्शिया मार्कस, MARQUES, मार्कस की स्पेलिंग ये देख लीजिए। इसको इन्होंने डेवलप किया, आप ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम को एनसीईआरटी को 6 क्लास के एनसीईआरटी को ग्रेजुएशन लेवल पे ले जाके अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा कि इसमें कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर में मैजिक रियलिज्म का लिटरेरी टर्म यूज़ किया गया, पूछ लेगा। हू डिड पैट्रिक्स, होमवर्क में तो आपको टिक करना है। फिर इसके डेवलपर कौन है तो आपको आंसर करना है गैब्रियल गार्शिया मार्कस। फिर ही इज़ अ अवार्ड विनिंग, कौन है जो ये गैब्रियल गार्शिया मार्कस हैं, वो है मोस्टली ही इज़ अ अवार्ड विनिंग कोलंबियन राइटर। ही इज़ अ वेरी फेमस फॉर हिज नॉवेल, नॉवेल कौन सा है, 100 ऑफ सॉलिट्यूड। ये इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवेल है, बहुत ही ज़्यादा। ऑफ सॉलिट्यूड की यहाँ स्पेलिंग लिख देती हूँ, सॉलिट्यूड, जो कि इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए। इन्होंने ही ये जो लिटरेरी कॉन्सेप्ट है मैजिक रियलिज्म का 20वीं सेंचुरी में इन्होंने पॉपुलर किया है, या फिर कह लीजिए कि इसके पियोनियर माने जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि केवीएस के ग्रेजुएशन लेवल पर उठा कर पढ़ना है तो इस तरह से, किस तरीके से इसको उठाया जा सकता है, हम इस प्रकार से इसको उठा सकते हैं। मीन्स मैजिक रियलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया, अब मैंने बता दिया किसने दिया। इसके नीचे के लेवल के क्वेश्चन आए तो बढ़िया है, नहीं आए तो आप अपनी तैयारी तो उस लेवल का रखिए ही, क्योंकि एग्जाम ये फर्स्ट, इस तरह के पैटर्न का एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो कोई नहीं बता सकता कि एग्जाम का लेवल क्या हो सकता है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है, बट हमें अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी रखनी है। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, इसमें रियलिज्म के साथ साथ आपको मीन्स सबसे पहले तो रियलिज्म क्या है, जिसमें पूरी रियल चीज़ें दिखाया जाए, मतलब जैसे मानव है, मानव के साथ जो चीज़ आपके रियल दुनिया में हो रही है उसमें रियलिज्म आपको, मैंने बहुत अच्छे से उसमें फॉर्म से लिटरेचर में बताया हुआ है कि रियलिज्म क्या होता है, ये लिटरेरी टर्म कैसे इसका यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, रियलिज्म में दिखाया जाता है कि सब कुछ कैसे रियल का सब कुछ जो है रियल ही वे में दिखाया जाता है। बट अगर रियलिज्म के साथ मैजिक को भी दिखाया जाता है तो उसमें बिल्कुल कॉमन, उसमें मीन्स रियल लाइफ के साथ मैजिक को भी जोड़ दिया जाता है। बट वो बिल्कुल भी आपको नॉवेल पढ़ते समय अटपटा नहीं लगेगा। नॉर्मल बात में अगर हम देखें तो अगर हमारे सामने कोई भूत प्रेत या कोई फेरी आ जाए तो हम चौंक जाएंगे, ओ नो ये क्या है, कि ये फेरी है, इस प्रकार तो हमने देखा ही नहीं इस दुनिया में। बट जो रियलिज्म मैजिक का कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर कोई फेरी या फिर कोई भी कहानी दिखाया जाए तो उसमें सामने वाले को कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि हाँ ये सब तो हमारे लाइफ में दिनचर्या की चीज़ें। फॉर एग्जांपल आप उसको मेंशन कर लीजिए, जैसे आप हैरी पॉटर, तो आप में से कई लोग देखे होंगे, उसमें देख रहे होंगे कि नॉर्मल इंसान उसमें, और अब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि मीन्स मैजिक रियलिज्म से बिलोंग करते हैं, उनके पास बहुत सारी ताकतें होती हैं, पावर होती हैं, तो इस प्रकार से, लेकिन वो लोग आपस में साथ रहते हैं, उन लोगों को कुछ भी अटपटा नहीं लगता। इस प्रकार का अगर आपको पूरा सब कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है तो इसको ही हम कहते हैं मैजिक रियलिज्म। आई होप आपको मैजिक रियलिज्म समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको एक तो फोक ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, मैजिक एलिमेंट इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, और दूसरा मिलेगा फोक ट्रेडिशन। फोक ट्रेडिशन वो है जो कि इसमें जो यूरोपियन फोक ट्रेडिशन का पार्ट भी है। मीन्स इसमें एक यूरोपियन फोक ट्रेडिशन होता है, जस्ट अ सेकंड, यूरोपियन फोक ट्रेडिशन का आपको इसमें इस वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा, जो कि एल्फ्स का कैरेक्टर है। जो एल्फ्स का कैरेक्टर वो कहाँ से बिलोंग करता है, यूरोपियन फोक ट्रेडिशन एल्फ्स का कैरेक्टर बिलोंग करता है। थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग। क्या कहता है, पैट्रिक्स होमवर्क नहीं करता, कभी भी नहीं करता। टू बोरिंग कहता है कि ये तो बहुत बोरिंग है। ही सेड ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। इंस्टेड। अब आपसे क्वेश्चन में ये देखिए बहुत ज़्यादा, अगर 3 चीज़ें आ गई, एक तो हॉकी आ गया, दूसरा बास्केटबॉल आ गया, तीसरा निंटेंडो, तो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि चौथा एक डाल के पूछ लेंगे कि हु डिड पैट्रिक होमवर्क में चौथा कौन सा प्ले नहीं है।
मीन्स वो जो पैट्रिक खेलता था इसमें से कौन सा प्ले वो नहीं खेलता था, कौन सा गेम वो नहीं खेलता था। तो नॉर्मली वो खेलता था हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था एंड निंटेंडो। ये बहुत, देखिए थोड़ा सा अलग अगर नाम आपको कहीं दिख जाए तो एग्जामिनर उससे क्वेश्चन बना देता है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि निंटेंडो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। निंटेंडो क्या है, एक प्रकार का वीडियो गेम है। ये इसको अक्सर खेला करता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिस डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। मतलब तुम अपना, उसके टीचर उसको डांटते रहते थे कि अपने होमवर्क करो एंड समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस बट वॉट कुड ही डू। मतलब पर वो क्या कर सकता था, वो बिल्कुल ही हेट करता था होमवर्क, उसको पसंद नहीं था होमवर्क करना उसको पसंद नहीं था। ही हेटेड होमवर्क दैट वन डे। यहाँ पास आप फ्रेंड्स होमवर्क को अगर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ होमवर्क को एक चीज़ से एलगोरिकल किया गया है। यहाँ पास आपको एक प्रकार का एलगरी देखने को मिलेगा होमवर्क में। किस में देखने को मिलेगा है, होमवर्क में ये देखने को मिलेगा कि होमवर्क को यहाँ पर बेसिकली एज अ सिंबल, एज अ एलगरी मानकर चलना होगा हमें, क्योंकि हमें उस प्रकार से तैयारी अपनी करनी होगी ग्रेजुएशन लेवल को उठा के। तो मानकर चल रहे हैं कि जो होमवर्क है एक प्रकार का एलगरी वर्ड है, जिसको किससे कनेक्ट करके हमें जोड़ना है, हार्ड वर्क से। यहाँ पास क्या दिखाया गया है कि जो होमवर्क है एक प्रकार का हार्ड वर्क है। मीन्स होमवर्क में जो काम पुटअप हो रहा है वो रंग लाएगी। होमवर्क में जो हार्ड वर्क पैट्रिक कर रहा है वो रंग लाएगी। तो अगर वो काम नहीं करेगा, हार्ड वर्क नहीं करेगा तो वो रंग नहीं लाएगी, मीन्स उसको अच्छे ग्रेड नहीं मिलेंगे। अगर वो हार्ड वर्क करेगा होमवर्क के लिए तो उसको अच्छे ग्रेड मिलेंगे। तो सब अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ एलेगरी। अब आप सबसे पहले तो आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की जो वीडियोस है वो उसको देखना चाहिए कि उसमें मैंने एलिगरी वगैरह बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ। तो थोड़ा सा इसमें मैं बता देती हूँ, नहीं आप लोग कंफ्यूज होकर रहे होंगे कि एलिगरी क्या होता है। तो एलिगरी इज़ बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंबल दैट एग्जिस्ट इन लिटरेचर, जहाँ पर जैसे कि दो लेवल ऑफ मीनिंग क्रिएट होते हैं। पहला लेवल ऑफ मीनिंग लिटरेचर होता है, जो कि आपको यहाँ पास दिख रहा है। पहला मीनिंग क्या है, होमवर्क है। इसके एलिगरी में एक ही वर्ड का दो मीनिंग आपको दिखाया जाता है। एक तो आपके सामने लिखा रहेगा, जैसे कि पहला तो आपको दिख रहा है कि हाँ पहला मीनिंग होमवर्क है। अब दूसरा जो रहेगा वो हिडन रहेगा, आपको अपने माइंड से सोचना पड़ेगा कि दूसरा इसका मीनिंग क्या हो सकता है। इसका दूसरा मीन्स दूसरा मीनिंग जो है इसका होमवर्क का क्या है, हार्ड वर्क है। इस प्रकार से होमवर्क को दो चीज़ों में दिखाया गया है। इसका दो भाग दिखाया गया है। इस प्रकार से ये यहाँ पास क्या हुई, एलिगरी आपको देखने को मिल रही है। ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। एलिगरी जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच है। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो सेकंड लेवल ऑफ मीनिंग क्रिएट होता है वो सिंबॉलिक लेवल का होता है। पहला तो आपको लिटरेचर लेवल का होता है, जो कि आपको यहाँ पास लिखा हुआ दिख गया, और दूसरा जो होता है वो सिंबॉलिक लेवल का होता है। देन वी कैन से दैट हार्ड वर्क हियर स्टैंड फॉर होमवर्क हियर स्टैंड फॉर हार्ड वर्क। इस प्रकार से होमवर्क जो है इसका एलिगरी क्या हो गया, हार्ड वर्क से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। सो होमवर्क को हम एलिगरी की तरह मान सकते हैं। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे होंगे, मैं आपको समझा पा रही होंगी, क्योंकि सीधे सीधे अगर हम लाइन टू लाइन इसको डिस्क्राइब कर दें, इसका हिंदी डिस्क्राइब कर दें, तो हिंदी तो सभी कोई आपको बता सकता है। हिंदी तो आप खुद पढ़ सकते हैं। इस लेवल पे आप KVS का एग्ज़ाम देने आए हैं तो आपको इंग्लिश की हिंदी तो आराम से आ जा रही होगी। बट लाइन टू लाइन एक वर्ड का किस प्रकार से आपको एक एक मीनिंग बताना है, जो कि हमको ग्रेजुएशन लेवल तक का ले जाना है, अपने एग्ज़ाम के बेस को मजबूत करना है। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमें एक एक वर्ड का एक एक हिडन मीनिंग जो है, एक एक वर्ड का वो हमें जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। किस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, कौन से जॉनरे का ये पोएम है, कौन से मीन्स इसमें कितने हिडन मीनिंग हो सकते हैं, हमें एक एक चीज़ पहचानना होगा। इस प्रकार से हमें अपने सिलेबस को तैयार करना होगा। आई होप मेरी बातें आप लोग को अच्छी लग रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। उस एक दिन वो क्या देखता है कि उसकी जो उसका जो कैट, उसकी जो पेट कैट रहती है, वो एक डॉल से खेल रहती है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो क्या उसको पकड़ने की कोशिश करती है। टू ही सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। बट वो बिल्कुल सरप्राइज होता है कि वो डॉल नहीं रहती, वो क्या रहता है, ये देखिए वो क्या रहता है, ये रहता है, इसका ही नाम क्या है, एल्प्स है। तो वो ये कि पैट्रिक सोचता है कि वो एक प्रकार की डॉल है जिससे वो उसकी बिल्ली खेल रही है। बट जब वो पास में जाके देखता है तो वो देखता है कि इट्स नॉट अ डॉल, इट्स अ अदर थिंग, यार कह दीजिए टाइनी साइज, अ मैन इन टाइनी साइज।
इट ऑल बट अ मैन ऑफ टाइनी साइज का मैन है, ही हैड अ लिटिल वूल। अब इसका डिस्क्राइब, इसका देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि उस जो टाइनी साइज एल्फ का डिस्क्रिप्शन कीजिए कि उसका जो लुक था वो किस प्रकार का था। सबसे पहले तो कैसे था, टाइनी साइज का था। जो एल्फ्स होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, यूरोपियन जो हैं, यूरोपियन फोक ट्रेडिशन का ये पार्ट होते हैं। हालांकि रियल ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट ये जो यूरोपियन फोक ट्रेडिशन है जिस पर कहानी किस्से होते हैं उसमें ये एल्फ्स को बहुत ज़्यादा यूरोपियन ट्रेडिशन में माना जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसमें इसकी स्टोरी है। तो एल्फ्स बेसिकली डू हाफ मैजिशियन, जो एक प्रकार के क्या होते हैं, मैजिशियन होते हैं, जो कि कद में छोटे होते हैं, बौने होते हैं, आई मीन बहुत छोटे होते हैं ये होते हैं। तो इनको एक बौने मैजिशियन भी कहते हैं। इनके कान थोड़े लंबे होते हैं, आप देख रहे होंगे कि क्या है, ये देखिए इसके कान कितने लंबे हैं, इनके कान थोड़े लंबे होते हैं। ये जोकर जैसी, ये देखिए जोकर जैसी इनकी टोपी होती है, ये जोकर जैसी इनकी टोपी होती है। इन्होंने पेंटेड हैट पहनी होती है, मीन्स पॉइंटेड, सॉरी इनकी हेड जो कैसे रहती है, पॉइंटेड हेड पहने होते हैं। ये यूरोपियन फोक ट्रेडिशन का एलिमेंट होते हैं ये। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये इसका पूरा लुक पहचानने के लिए आ सकता है कि उसके क्या क्या था। तो उसका क्या था, ये उसकी पॉइंटेड हेड थी, मीन्स देखिए सबसे पहले तो वो लिटिल वूल शर्ट पहना हुआ था, फिर ओल्ड फैशन का, मीन्स उसका जो शर्ट था ओल्ड फैशन का था। उसकी ब्रिचेस मीन्स होता है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। अब आप सोच रहे होंगे ब्रिचेस क्या है, तो ब्रिचेस जो था एक प्रकार का ये पैंट है जो कि एलिजाबेथन एरा में, जब मीन्स शेक्सपियर के टाइम जो कि पहनते थे उस टाइम लोग के, ऐसे ओल्ड फैशन का ये पैंट है जो कि उसमें पहनते थे कि इसके पीछे एक ढीला ढाला पैंट रहता था, नीचे टाइट रहता था और इसके पीछे हुक बांधकर इसको पीछे से टाइप किया था। देखिए इसमें जो हुक बना हुआ है इसको पीछे से ऐसे खींच के आगे टाइप किया रहता था। तो इस प्रकार को इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रिचेस। तो इसको कहते हैं ब्रिचेस। वो पहना रहता था एंड अ हाई टॉल हैट लगाता था लाइक अ विच। इसकी हैट कैसी रहती थी, जैसे विच की हैट रहती है उस प्रकार की इसकी हैट रहती थी। ही एल्ड मीन्स उसने पुकारा या फिर कुछ भी कहा, सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मतलब मुझे बचाओ, दोबारा मुझे इस कैट को मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो मैं तुम्हें एक विश दूंगा। क्योंकि ये जो एल्फ्स रहते हैं ये क्या रहते हैं फ्रेंड, ये मैजिशियन रहते हैं एक प्रकार का, ये इनके पास मैजिक पावर रहता है। तो ये कहता है कि मुझे बचा लो तुम इस बिल्ली से और मैं तुम्हारी एक कोई भी विश पूरा करूँगा। तो आप ये देखिए, आप ये देख रहे हैं जैसे कि राइटर के यहाँ पास देख रहे हैं कि ब्रिचेस और विच। तो लिटरेचर में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर मैजिकल एलिमेंट होते हैं, मीन्स उनका डायलॉग होता है। देखिए ये जो ये है ब्रिचेस विचेस, और ये देखिए यहाँ सेम मी, ये इनकी कैसे कहे डैट बैक टू डैट कैट सी यू डैट, ये क्या एक राइमिंग आपको देखने को मिल रही है ना, दैट कैट यू डैट, तो एक राइमिंग देखने को मिल रही है। तो लिटरेचर में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर मैजिकल एलिमेंट होते हैं उनके डायलॉग में एक राइमिंग हो जाती है, मीन्स ब्रिचेस विचेस। जैसे कि अगर शेक्सपियर मैकबेथ में भी इन्होंने यही किया था कि विचेस की जब एंट्री होती है तो क्या फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, एक राइमिंग इसकी बन जाती। वैसे तो ये वाला वर्क, ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये प्रोज का वर्क है, बट थोड़ी सी इसमें राइमिंग स्कीम डाल के इसको एक मैजिकल एलिमेंट की तरह दिखाना राइटर का पर्पस है कि हाँ इसमें मैजिकल एलिमेंट भी है। और जो मैजिकल एलिमेंट है वो क्या है, ये एल्फ्स है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पास पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को यकीन नहीं होता कि वो कितना ज़्यादा लकी है। तो हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, यहाँ तो उसके साथ जितने भी अभी तक प्रॉब्लम्स थे कि उससे होमवर्क नहीं होता था, उसके सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया। सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35, तुम्हें मेरे पूरे होमवर्क, जो पैट्रिक कहता है एल्फ से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, मैं तुम्हें बिल्ली को नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मेरा पूरा सेमेस्टर का तुम्हें मेरा पूरा होमवर्क करना पड़ेगा टिल सेमेस्टर। अब आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए इस प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, कि होमवर्क कब तक कंप्लीट करना था। तो एंड ऑफ द सेमेस्टर या फिर एंड ऑफ द सेमेस्टर ऑप्शन में रहेगा, या फिर 35 डेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नोटिस करना पड़ेगा, आपको एक कीवर्ड की तरह आपको लिखना पड़ेगा। अपने नोट्स बनाइए, खुद अपने नोट्स बनाइए, और जो शॉर्ट मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जहाँ पास मैंने अंडरलाइन किया वो अपने नोट्स में लिखिए कि कहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कि कितने दिन में उसका होमवर्क करने को पूरा उसके पास कितने दिन बचे थे। ये एंड ऑफ द सेमेस्टर भी आ सकता है एंड दैट्स 35 डेज भी आ सकता है।
तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने में मिल सकता है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट अ एज, मीन्स कहता है कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं एज ए ग्रेड भी पा सकता हूँ एग्जामिनर में। तो पैट्रिक क्या उसको काम देता है कि तुम मेरा होमवर्क करो, मैं तुम्हें बिल्ली से तो बचा लूँगा पर तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, जो कि एंड ऑफ सेमेस्टर है, या फिर कह लो कि जो कि 35 डेज उसके एंड ऑफ सेमेस्टर में बचा हुआ, इतने दिन के अंदर तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। ये चीज़ पैट्रिक कहता है एल से। तो अब इस प्रकार ये बात करने पे एल्स का फेस कैसा रहता है, वो कैसे डिस्क्राइब करता है, मीन्स कैसे अपने फेस को बनाता है, ये आगे के लाइन में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द लिटिल मैंस फेस रिंकल्ड लाइक डिस्क्लॉथ थ्रो इन द हैम्पर। तो इस प्रकार के जो लिटिल मैन थे, एल्फ्स था, उसका फेस ऐसे रिंकल, जैसे कि फेस पे झुर्रियाँ नहीं पड़ जाती हो, या फिर आप मान लीजिए कि किसी कपड़े को, किसी रुमाल को कोई बर्तन वर्तन पोंछ के आप जैसे टांग देते हैं, ऐसे उसमें झुर्रियाँ जैसे कि मुड़ी मुड़ी रहती हैं, तो उसको टांग देते हैं, उसमें जैसे सिकुड़न आ जाती है, उस प्रकार का जो फेस वो बनाता है। कौन बनाता है? एल्फ्स बनाता है। उसकी इस बात सुन के कि हाँ तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। ही किक्ड हिज लेग्स, वो अपने पैर को किक करता है, गुस्से में अपने पैर को किक करता है। एंड डबल्ड हिज फिट्स, ही द ग्रैम्स्ड, और अपने फिट को क्या करता है? ग्रैम्स मीन्स होता है कि मतलब गुस्से का एक्सप्रेशन दिखाता है। ग्रैम्स एंड क्लाउडेड द पर्स हिज लिप्स, और अपने फेस को ऐसे से सुकड़ाता है, अपने माथे पे क्या कैसा एक्सप्रेशन ले आता है? ग्रैम्स का ले आता है। स्काउल्डेड ही, उसके अपने पास से स्काउल्डेड, अपने माथे को स्काउल्डेड करता है, मीन्स ऐसे सिकोड़ता है। और कहता है ओ आई एम आई कस्ट, मुझे तो ये, मेरे लिए तो ये एक प्रकार का श्राप हो गया, बट आई विल डू इट, पर मुझे करना ही पड़ेगा, मैं ये करूँगा। मतलब वो बातें तो सुन के पैट्रिक के गुस्सा हो जाता है, बट वो कहता है कि हाँ अब ये मैं करूँगा। फ्रेंड्स नॉर्मली ये टॉपिक तो आपको 20 मिनट 30 मिनट का मिल जाएगा, बट उसमें ग्रेजुएशन लेवल का तक तो उठा के आपको इंपॉर्टेंट ऐसे एक एक फैक्ट नहीं बताएंगे, तो इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। आई होप आपको बुरा नहीं लग रहा होगा कि आप वीडियो को स्किप करके चले जाएं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। मैं एक एक लाइन आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपके एग्जाम में कुछ भी छूटे ना, जो भी आए अच्छे से आपको समझ में आए, एक एक चीज़ आपको समझ में आए, हर एक वर्ड का मीनिंग समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो इस प्रकार से लिटिल जो एल्फ था पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, बस एक प्रॉब्लम थी उसके साथ। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उसको पता ही नहीं था कि उसको करना क्या है होमवर्क में। एल्फ को कुछ भी नहीं पता था कि उसको करना क्या है हेल्प होमवर्क में। तो क्या कहता था, उसको हेल्प की ज़रूरत थी। फिर वो चीखा, हेल्प मी ही से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प। अब पैट्रिक ने सोचा थोड़ा सा हेल्प ही तो करना है, कर देता हूँ इन वट एवर वे। तो इस प्रकार से उसको कुछ आता ही नहीं था हेल्प को, तो उसने क्या कहा कि मेरी थोड़ी मदद करो। तो पैट्रिक जाके उसकी थोड़ी हेल्प करता है। फिर एल्फ्स कहता है आई डोंट नो दिस वर्ड। मैं इंग्लिश करने बैठता है, जब वो एल्फ्स इंग्लिश करने बैठता है तो कहता है आई डोंट नो दिस वर्ड। द एल्फ्स स्क्विल्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। स्क्विल्ड मीन्स फ्रेंड होता है कि जैसे तीखी आवाज़ एक प्रकार की नहीं होती, जैसे कि बिल्ली म्यू म्यू करती है, जैसे एक प्रकार से तीखा गुस्से में बोलता है। ओ नो आई डोंट नो दिस वर्ड, मतलब मुझे ये वर्ड पता ही नहीं है कि ये क्या है, मेरी हेल्प करो तुम। तो वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ता है तो ऐसे स्क्विल्ड करता है। गेट मी अ डिक्शनरी, पैट्रिक से कहता है जाओ तुम मेरे लिए एक डिक्शनरी लेकर आओ। नो वर्ड्स इवन बेटर, जो कि मतलब अच्छा हो, इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। कहता है कि जाओ मेरे लिए तुम डिक्शनरी लेकर आओ, और या फिर इससे अच्छा हो सकता है कि तुम मेरे पास बैठ के, मीन्स तुम एक एक वर्ड मुझे बताओ, इसमें इस डिक्शनरी में एक एक वर्ड को देख के तुम मुझे बताओ कि इसका मीनिंग क्या होगा। ये एल्फ्स कहता है, पैट्रिक से कहता है। तो अब आप यहाँ पास देख सकते हैं, देख रहे हैं कि एल्फ्स किस प्रकार से पैट्रिक का होमवर्क कर रहा है। मतलब पैट्रिक का होमवर्क वो क्या कर रहा है, सब कुछ वो एक एक वर्ड को डिक्शनरी से पूछ पूछ के पैट्रिक से ही कर रहा है। वेन इट केम टू मैथ, जब वो मैथ करने लगता है, पैट्रिक्स वॉज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम्स ऑफ टेबल्स। अब ये कहता है कि एल्स कहता है, कौन कहता है फ्रेंड्स? एल्स कहता है व्हाट आर टाइम्स टेबल। द एल्स फिर गुस्से में कहता है, फिर चीखता है, मीन्स फिर ये चीखता है, सिंक्ड करता है कि व्हाट आर टाइम टेबल्स, मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं है। वी एल्स नेवर नीड डैट, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये मैथ क्या होता है, ये क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ये क्या होता है, ये एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, डिवीजन क्या है, फ्रैक्शन क्या है। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से टॉपिक मैथ में एल्प्स को नहीं आ रहे थे, वो पैट्रिक से पूछ रहा था। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन मोस्टली वही हैं जो कि मैथ में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, हियर सिट डाउन बिसाइड मी जस्ट अ फ्रेंड, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब यहाँ तुम बैठो मेरे पास और तुम मुझे सिंपली गाइड करो। अब यहाँ पास आपका ये वर्ड है जो सिंपली मस्ट गाइड मी। यहाँ पास आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा। अब आपको देखने को मिलेगा जो होमवर्क का करना, हार्डवर्क का सिंबल है। एक्चुअली यहाँ तो क्या हो रहा है कि अगर इसको रियलिस्टिक टर्म में देखा जाए तो ये जो एल्फ होता है बेसिकली हिज पैट्रिक अल्टर ईगो। ये जो एल्फ है, यहाँ तक हमें आते आते ये जो हम यहाँ पास आ गए हैं, तो हमें क्या देखने मिल रहा है, इस शॉर्ट स्टोरी का सेंट्रल आइडिया देखने को मिल रहा है। सेंट्रल आइडिया देखने को हमको यहाँ तक मिल जा रहा है। तो ये जो क्या कर रहा है, जस्ट अ फ्रेंड कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा है। यू मस्ट गाइड मी। तो बेसिकली ये जो एल्स रहता है ये पैट्रिक का अल्टर ईगो रहता है। यहाँ तक हमें पढ़ के ये पता चल गया कि जो पैट्रिक का जो एल्प्स है जो वो एक प्रकार का अल्टर ईगो ही है जो कि होमवर्क नहीं करना चाहता। मीन्स एल्फ का जो फिगर वो पैट्रिक का अल्टर ईगो ही है। एल्फ की पर्सनालिटी का एक मीन्स पैट्रिक की पर्सनालिटी का एक दूसरा एंगल है। ये वो एंगल है जो कि मेहनत नहीं करना चाहता था पर वो अब मेहनत कर रहा है। तो ये चैप्टर सिंबॉलिकली देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि पैट्रिक का दूसरा एंगल ही होमवर्क कर रहा है। मीन्स इस प्रकार से जैसे कि मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पैट्रिक ही है जो अपना होमवर्क कर रहा है। मीन्स यहाँ पास कोई एल्स नहीं है, बस उसका ये जो पैट्रिक का है इमेजिनेशन है कि हाँ एक एल्प्स है जो कि उसका होमवर्क कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एल्प्स का कैरेक्टर है वो कोई और नहीं, पैट्रिक का दूसरा एंगल, पर्सनालिटी का दूसरा एंगल ही है। मीन्स उसका अल्टर ईगो है। क्या है फ्रेंड, उसका अल्टर ईगो है। ये जो एल्स का कैरेक्टर है वो पैट्रिक का अल्टर ईगो है। नॉर्मली देखिए 6th क्लास के बच्चों को ये सब नहीं बताया जाएगा, बट हमारा काम है इसको अच्छे से पढ़ना, तो इस प्रकार से हमें उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये पैट्रिक का दूसरा एंगल ही होमवर्क कर रहा है। मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पैट्रिक ही है जो अपना होमवर्क कर रहा है। उसकी पर्सनालिटी का एक साइड कभी होमवर्क नहीं करना चाहता था, मतलब वो होमवर्क नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका अल्टर ईगो है जो मेहनत उससे करा रहा है। तो चैप्टर के सेंटर में हमें क्लियर हो गया कि इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है फ्रेंड, हार्ड वर्क है। क्या है, इस चैप्टर का जो सेंट्रल आइडिया है वो है हार्ड वर्क, क्योंकि सारे चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमें पढ़ते पढ़ते ये तो पता चल गया कि इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया जो है वो हार्ड वर्क से जुड़ा हुआ है। आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या कहता है कि यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तो मुझे गाइड करो, एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जब वो हिस्ट्री करने बैठता है तो एल्स कुछ भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता है। टू देम इट्स मिस्ट्री, कहता है कि ये हिस्ट्री क्या है, ये तो मिस्ट्री है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए हिस्ट्री मिस्ट्री, इसमें क्या है ये, क्योंकि ये किसका डायलॉग है, एल्फ का डायलॉग है। इसमें इस प्रकार से इसमें मैजिकल एलिमेंट डालने के लिए कि ये मैजिकल डायलॉग है, तो इसमें हिस्ट्री मिस्ट्री क्या है, राइमिंग स्कीम देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री मिस्ट्री, तो आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ एल्फ्स के रिगार्डिंग बात हो रहा है वहाँ राइटर भी अपना टोन और राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर रहा है इन ऑर्डर टू शो कि हमारे रियलिज्म ऑर्डर में मैजिक के एलिमेंट भी इंक्लूड है। मीन्स इस चैप्टर में मैजिक के एलिमेंट भी इंक्लूड है, राइटर ये शो कराना चाह रहा है। इसलिए देखिए ये राइमिंग स्कीम हिस्ट्री मिस्ट्री आपको देखने को मिल रही है। तो एल्स क्या कहता है, तो एल्स कहता है व्हाट इज हिस्ट्री मिस्ट्री, आई डोंट अंडरस्टैंड, सो द लिटिल एल्स ऑलरेडी अ शाउटर, वो और तेज मतलब शाउटर और तेज चिल्लाता है, जस्ट गो लाउडर, और गो मतलब जल्दी तुम जाओ, गो टू लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, अब मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर। मतलब देखिए जो पैट्रिक था कि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था, उसे पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। अब ये जो उसका अल्टर ईगो है, मीन्स एल्प्स है, एल्प्स कह लीजिए या फिर अल्टर ईगो। नॉर्मली 6th क्लास में तो अल्टर ईगो का नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली एक कहानी सुनाना है, बट आपको कहानी नहीं, आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो आप मान लीजिए कि एल्प्स का जो कैरेक्टर है वो पैट्रिक का ही अल्टर ईगो का है, मीन्स उसकी पर्सनालिटी का दूसरा पार्ट है। तो जो उसका अल्टर ईगो है क्या करा रहा है कि उससे इतनी ज़्यादा मेहनत करा रहा है, उसको बार बार लाइब्रेरी भेज रहा है, बोल रहा है तुम मुझे एक एक वर्ड का मीनिंग बताओ, तुम ये सब्ट्रैक्शन एडिशन
ये सब क्या होता है, तुम मुझे बैठ के खुद बताओ, एक एक वर्ड का मीनिंग बताओ तुम, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दिम टू। और तुम जाओ, मतलब कि तुम लाइब्रेरी जाओ, ढेर सारे बुक्स लाओ और उसको तुम पढ़ने में मुझे मदद करो। इतना सब कुछ कौन करवा रहा है, अल्टर ईगो करवा रहा है पैट्रिक का पैट्रिक से। As a matter of fact, every day in every way that little else was a nag। मीन्स नैग मीन्स क्या होता है, चिल्लाते हुए, मतलब नैग मीन्स होता है जैसे कि उंगली करना। एक गुस्सा कर वो क्या करता था, पैट्रिक को बहुत ज़्यादा उंगली करता था कि तुम मेरे लिए ये करो, वो करो, लाइब्रेरी जाओ, बुक्स लाओ, ये करो, वो करो। मीन्स पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर। अब पैट्रिक बहुत ज़्यादा हार्ड मीन्स बहुत ज़्यादा वो हार्डर हो गया था देन एवर, एंड वॉज इट ड्रैग। अब ड्रैग क्या होता है कि पैट्रिक वो करना नहीं चाहता। ड्रैग मतलब किसी चीज़ को आप ढीले ढीले जैसे खींच खींच के अगर कोई काम करो तो उसको क्या कहता है, ड्रैग। तो पैट्रिक उसको हाँ खींच खींच के करता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, पूरी रात रात वो जागता था। मतलब ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स मतलब होमवर्क करने के लिए, जो उसका अल्टर ईगो था उससे होमवर्क करा रहा था, इतनी सारी बुक्स मंगा रहा था, तो रात इन सब काम करने के लिए वो रात रात भर जाग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज प्लग्ड एंड ब्लियरी। अब देखिए आप कि मतलब जो बंदा होमवर्क नहीं करना चाहता था, पैट्रिक होमवर्क करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अल्टर ईगो ने इस प्रकार से उससे हार्डवर्क कराया, तो उसकी आंखें जो कैसी थी, उसकी प्लग मीन्स सूजी हुई थी, बड़ी बड़ी हो गई थी। मतलब उसे ब्लियरी मीन्स धुंधला दिखना जो होता है, मतलब उसे ठीक से अब इतनी ज़्यादा वो फूल गई थी, सूज गई थी स्कूल में जब वो गया, कि क्योंकि वो रात रात भर जाके पढ़ाई कर रहा था, तो उसकी आंखें सूज गई थी, फूल गई थी, तो उसे पूरा धुंधला दिखाई दे रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्स वॉज फ्री टू गो। जो उसका फाइन मतलब लास्ट डे ऑफ स्कूल का जो आ जाता है, एंड एल्स जो हो जाता है फ्री हो जाता है, उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। अब होमवर्क के नाम पे उसके पास कुछ भी काम करने को नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो क्या करता है, धीरे से, स्लाइली मीन्स कहते हैं चुपके से नहीं होता कि पीछे के दरवाजे से जो एल्स रहता है वो धीरे से निकल लेता है, मतलब चुपचाप एकदम चुपके से, जैसे कि जब बिल्ली को दूध पीना रहता है तो कैसा चुपके से आती है और चुपके से निकल जाती है ना, बस उस प्रकार से एल्स का काम हो गया था। वो धीरे से क्या करता है, बैक डोर से धीरे से चुपके से निकल जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पास थोड़ा सा ये बचा है कि ये आपका क्या है, बिल्कुल क्लाइमैक्स। पैट्रिक गॉट हिज ए ग्रेड हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। मतलब पैट्रिक को मिला, क्या मिला, ए ग्रेड मिला है, सारे सब्जेक्ट में उसको ए ग्रेड मिला, क्योंकि भाई उसने इतनी मेहनत भी तो की थी, इतना हार्डवर्क भी किया था, पूरी रात जाग जाग के उसने मेहनत की थी। हिज टीचर स्माइल, उसके टीचर जो थे बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे, वर फुल ऑफ प्रेज, उसको बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे ऑनर्ड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक। मतलब पैट्रिक के साथ ऐसा क्या, उसके पेरेंट्स बिल्कुल शॉक कर गए थे कि जो बच्चा मेरे बिल्कुल नहीं पढ़ता था, वो पूरे सब्जेक्ट में ए ग्रेड बहुत बड़ी बात होती। उसको बहुत सब उसके टीचर बहुत प्रेज कर रहे थे। उसके जो क्लासमेट्स थे वो बिल्कुल शॉक हो गए थे कि ये तो पढ़ता ही नहीं था, इसके सारे सब्जेक्ट में ए ग्रेड कैसे आ गए। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो जो बच्चा, सोचिए कि जो बच्चा अपने कमरे को साफ नहीं करता था, पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, होमवर्क नहीं करता, अब वो एक प्रकार का मॉडल किड बन गया, मतलब एग्जाम्पल बन गया है कि हाँ देखो पैट्रिक को, जैसे कि एग्जाम्पल होता है, जैसे कि हाँ उस लड़के को देखो वो कितने अच्छे से काम करता है, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, देखो कितने अच्छे से पढ़कर वो ए ग्रेड पाया है। तो इस प्रकार से वो एक मॉडल किड बन गया था। क्लीन हिज रूम। अब फ्रेंड यहाँ पास ये टॉपिक भी ये होती है कि जब पैट्रिक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है, उसको ए ग्रेड मिलता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है मॉडल किड। ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद वो मॉडल किड बनने के बाद वो क्या क्या काम करता था, तो वो क्या करता था, क्लीन हीज रूम, डीज हिज कोर्स मीन्स क्या होता है, चोर्स कह लीजिए, कोर्स कह लीजिए, चोर्स होगा फिलहाल तो। चोर्स होता है मतलब आपके जो डेली का जो काम नहीं करना होता, मतलब कपड़े तय करना, होमवर्क करना, मतलब डेली का जो काम होता है उसको कहते हैं चोर्स। वॉज अ चीयरफुल, बहुत ही प्रशंसा तौर में वो करता था, मतलब बहुत ही आनंद पूर्वक वो अपने काम को करता था, डेली के उसके काम रहते थे। नेवर रूड, अब कभी वो रूड नहीं रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, मतलब कि जैसे लगता था कि उसके अंदर एक प्रकार का न्यू एटीट्यूड डेवलप हो गया है, ऐसा पैट्रिक को देख के लगता था। तो एक प्रकार का क्या बन गया था फ्रेंड, एक प्रकार का वो बन गया था मॉडल किड बन गया था। यहाँ तक तो पैट्रिक की कहानी है। अब बात आता है, अब यहाँ पास लास्ट वाले लाइन में नोटिस करने वाली चीज़ बात है कि यहाँ पास एक चीज़ आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा कि इसमें इस वाले लाइन में आपको देखने को मिलेगा कि राइटर ने यहाँ जो लिटरेचर का फोर्थ वॉल है वो ब्रेक कर देती है, फोर्थ वॉल ब्रेक कर देती है। वो किस प्रकार से करती है, अब मैं पढ़ा के आपको बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। You see, in the end, Patrick still thought he had made the tiny man do all his homework. तो यहाँ राइटर क्या कहती है, अब राइटर देखिए डायरेक्ट बात कर रही है। You see in the end, मतलब तुमने देखा कि पैट्रिक स्टिल थॉट he had made the tiny man do all homework, मतलब उसका जो होमवर्क था वो क्या टाइनी मैन ने किया था। But I'll share a secret। अब देखिए
अभी तक क्या था कि राइटर मीन्स कि अभी आप अब ध्यान दीजिए कि आप लोग चैप्टर जो था पूरा के पूरा थर्ड पर्सन नरेशन में था। मीन्स एक नरेटर है जो हमें पैट्रिक की कहानी सुना रही थी, मतलब जो राइटर थी वो हमें पैट्रिक की कहानी सुना रही थी, जिसको क्या कहेंगे थर्ड पर्सन नरेशन। अभी तक पूरा जो नॉवल था थर्ड पर्सन नरेशन में था। मीन्स जब वो नरेटर किसी और की बात कर रहा हो या कर रही हो, अपनी बात नहीं कर रहा हो, तो उसे थर्ड पर्सन नरेशर कहते हैं। मीन्स थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन नरेशन का यूज़ कर रही है। बट चैप्टर के एंड में आप क्या देख रहे हैं कि एकदम से राइटर का पर्सोना एलाइव हो जाता है। मीन्स वो फर्स्ट पर्सन में आ जाता है, क्योंकि ये लाइन देखिए, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। अब यहाँ पास जब तक वो क्या देख कर रही थी, पहले तो कर रही थी हिज मतलब कुछ भी क्या कर रही थी, पैट्रिक की कहानी सुना रही थी। अब ये क्या इसमें क्या राइटर ने किया, डायरेक्ट आई पे आ गई, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। यहाँ पास क्या आ गई, मीन्स उसका जो राइटर का पर्सोना एलाइव हो जाता है, मीन्स फर्स्ट पर्सन में आ जाती है। अभी तक तो वो पूरा स्टोरी थर्ड पर्सन नरेट कर रही थी, बट अब यहाँ पास जो हो जाता है वो ये मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो मीन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का जो ये चैप्टर है मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में बताया है। तो यहाँ पास पता नहीं आपको क्लियर हो पा रहा है नहीं, मैं लेकिन क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए अभी तक जो पूरी स्टोरी नरेट हो रही थी वो थर्ड पर्सन में नरेट हो रही थी। मीन्स कोई नरेटर था जो किसी और की स्टोरी बता रहा था, मतलब वो पैट्रिक की स्टोरी बता रहा था। लेकिन यहाँ पास आते आते नरेटर क्या खुद ऑडियंस के सामने आ गया। मतलब ये आप इमेजिन कर लीजिए कि ये पूरा प्ले स्टेज पे चल रहा है, तो अब जो कहानी जो नरेट करके स्टोरी आपको स्टेज पे सुना रहा है वो डायरेक्ट ऑडियंस के बीच आके अपने ऑडियंस से बात कर रहा है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, बट ऑडियंस से मतलब राइटर ऑडियंस से बात कर रहा है, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। मतलब तुम्हारे और मेरे, मतलब वो ऑडियंस आप देख रहे हैं क्या, ये ऑडियंस से बात करें कि अब मैं एक सीक्रेट शेयर करती हूँ जो कि आपके और मेरे बीच रहेगा। इट वॉज द एल्फ पैट्रिक हैड डन इट इटसेल्फ। मतलब वो एल्फ नहीं था जो कि होमवर्क किया था, वो कौन सा पैट्रिक था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर जो राइटर है वो फर्स्ट पर्सन का यूज़ कर रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आप सोच रहे होंगे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता दिया। तो ये एक मॉडर्निस्ट वर्क 20th सेंचुरी का है। ये जो पैट्रिक ये जो शॉर्ट स्टोरी ये 20th सेंचुरी का नॉवेल है। इसका 20th सेंचुरी के जो नॉवेल या फिर वर्क कह लीजिए, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मीन्स विक्टोरियन एरा या फिर 19th सेंचुरी तक का ये जो वर्क रहता था उस हमेशा की क्या फर्स्ट पर्सन नरेटर के होते थे। जैसे कि अभी फर्स्ट पर्सन के नरेटर होते थे, फिर थर्ड पर्सन के। बट मॉडर्न पीरियड तक आते आते मीन्स ये जो वर्क है वो 20th सेंचुरी का है। मीन्स मॉडर्न पीरियड का वर्क है ये जो पैट्रिक होमवर्क ये जो है मॉडर्न पीरियड का वर्क है। तो इस पीरियड में आते आते जो राइटर क्या रहते थे, ये फोर्थ वॉल, जो लिटरेचर का फोर्थ वॉल होता है कि मतलब स्टेज पे जो लोग रहेंगे वो ऑडियंस को केवल देखेंगे कि हाँ हम ऑडियंस के सामने करें, बट वो ऑडियंस से बात नहीं कर सकते, ऑडियंस के बीच में नहीं आ सकते। बट 20th सेंचुरी के जितने भी राइटर थे फ्रेंड्स, वो कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करते थे। तो वो क्या करते थे, अपनी बात को सीधे ऑडियंस तक जाके ऑडियंस के बीच में जाके वो अपनी बात को कह देते। तो इस प्रकार से जो लास्ट की लाइन है इसमें देखिए, इस प्रकार से ये जो राइटर है आयल शरद शेखर, ये सीधे ऑडियंस से बात कर रही है। तो यहाँ पास पैट्रिक की कहानी ख़त्म हो गई। आई होप आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। और जो हमने किस प्रकार से एनसीईआरटी का क्लास 6 का इतना सिंपल चीज़ को कवर कर किया है ग्रेजुएशन लेवल पे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ फ्रेंड यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। कल तक मैं डेली सुबह 8 बजे 9 बजे आपको वीडियो अपलोड मिल जाएगा। तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा कि हाँ मैम पढ़ा रही हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रही हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हैं, उसको ग्रेजुएशन लेवल पे ले जाके किस प्रकार से क्रिटिकल एनालाइज किया जा सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ये सब बता रही हैं। सॉरी आपका एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे, वो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से वो कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। मैंने आपको बाय बाय बोल दिया कि ऑलमोस्ट, लेकिन हम क्वेश्चन करना तो भूल ही गए थे। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया है, नॉर्मली 1 आवर होने वाले हैं, बट हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं फास्ट वे में कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक हेट द मोस्ट। पैट्रिक से ज़्यादा हेट करता था वो किससे करता था फ्रेंड, होमवर्क से करता था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वॉज हिज ओपिनियन रिगार्डिंग होमवर्क। उसकी होमवर्क के रिगार्डिंग ओपिनियन क्या थी। ही फेल्ट होमवर्क एज अ वेरी बोरिंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उसको होमवर्क कैसा लगता था, वेरी बोरिंग लगता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड पैट्रिक लाइक टू डू इंस्टेड ऑफ हिज होमवर्क। मतलब उस होमवर्क के साथ क्या करता है, ही लाइक टू प्ले हॉकी। होमवर्क के दौरान वो क्या करना पसंद करता था, ही लाइक टू प्ले हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। आप ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वो
क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या होमवर्क नहीं करना चाहता था, उसकी जगह पे क्या क्या करना चाहता था, हॉकी खेलना चाहता था, बास्केटबॉल खेलना चाहता था, और निंटेंडो एक प्रकार का वीडियो गेम है, आप नाम नहीं भूल सकते हैं, एक प्रकार का ये वीडियो गेम है, ये खेलना ये पसंद करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज़ निंटेंडो, एक प्रकार का ये वीडियो गेम है, मैंने बता दिया। व्हाट इज़ द गेम ऑफ द वीडियो गेम पैट्रिक लाइक्स पे, तो निंटेंडो। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन ये बने हुए, मैं ये प्रीवियस जो मतलब क्वेश्चन बनते हैं उससे ली हूँ, गूगल से सर्च करके आपके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू पे ली हूँ। तो व्हाट डिड द फाइंड हिज कैट डूइंग, तो उसकी कैट क्या उसकी व्हाट डिड ही फाइंड हिज कैट डूइंग, वो क्या सोचता है कि उसकी कैट किससे खेल रही है, तो एक डॉल से कहते हैं। ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ डॉल। वाई वॉज पैट्रिक सरप्राइज, मतलब पैट्रिक सरप्राइज क्यों हो गया, ही वॉज सरप्राइज बिकॉज इट वॉज नॉट अ डॉल बट अ मैन ऑफ टाइनी साइज, क्योंकि वो एक डॉल नहीं थी, वो एक टाइनी साइज का मैन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। व्हाट डिड द टाइनीस्ट मैन प्रॉमिस पैट्रिक, टाइनिस जो छोटा आदमी रहता है, अल्स रहता है, वो पैट्रिक से क्या प्रॉमिस करता है, ही प्रॉमिस दैट ही वुड फुलफिल हिज विश इफ ही सेव हिम फ्रॉम द कैट, अगर वो बिल्ली से उसे बचा लेगा तो उसकी एक विश वो पूरा करेगा। व्हाट इज द विश ऑफ पैट्रिक, पैट्रिक की विश क्या रहती है, द विश ऑफ पैट्रिक वॉज टू बी डन ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर बाई टाइनिस मैन, मतलब उसका होमवर्क करना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड, व्हाट वॉज द लिटिल मैन हैप्पी विद द टास्क गिवन बाय पैट्रिक, मतलब जो लिटिल मैन था एल्स था, क्या जो पैट्रिक ने उसे काम दिया था उससे क्या वो एल्स हैप्पी था, ये पूछा गया है। तो नहीं, क्योंकि वो अपने फेस को देख रहे थे किस प्रकार से सिकोड़ रहा था, किस प्रकार से गुस्से से पैर मार रहा था, तो वो हाँ ये बिल्कुल ही शो हो गया कि वो खुश नहीं था। व्हाट वॉज द अटायर ऑफ द लिटिल मैन, द लिटिल मैन मतलब यहाँ पास उसका लुक का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। द लिटिल मैन ओवर अ वुलन शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस, वही जो पैंट रहता था ब्रिचेस, अब मैंने बताया उसका एग्जांपल, एंड अ हाई टॉल हैट, उसकी हैट कैसे रहती है, हाई रहती है, ये उसका पूरा उसका बताया गया है, उसका लुक कैसा था। वॉट वॉज द डैट वन ग्लिच ऑफ लिटिल मैन, लिटिल मैन के साथ वन प्रॉब्लम क्या थी, ग्लिच क्या थी, ये द ग्लिच वॉज दैट ही डोंट नो व्हाट टू डू एंड आस्क फॉर हेल्प, मतलब उसको नहीं पता था कि होमवर्क में उसे करना क्या है, तो एक हेल्प चाहता था, किससे चाहता था, पैट्रिक से। आई होप मैंने बहुत तेज़ी में आपको पढ़ा लिया, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया। तो व्हाट वर द सब्जेक्ट द लिटिल मैन नीडेड हेल्प, तो किस में हेल्प थी पैट्रिक की, मैथ में थी, इंग्लिश में थी एंड हिस्ट्री में थी, ह्यूमन हिस्ट्री में थी, क्योंकि वो क्या कहते हैं व्हाट इज हिस्ट्री मिस्ट्री, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हिस्ट्री मिस्ट्री। हु वॉज द लिटिल मैन, द लिटिल मैन वॉज एन एल्फ। व्हाट वर द टॉपिक्स दैट आर अननोन टू द लिटिल मैन, कौन से टॉपिक्स थे जो लिटिल मैन को नहीं आ रहे थे, उसके लिए अननोन थे। द टॉपिक्स लाइक डिक्शनरी, टाइम्स टेबल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, etc। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज अ मिस्ट्री टू द एल्फ्स टू नो अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री जो एल्फ्स के लिए थी एक प्रकार की मिस्ट्री थी। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प द एल्फ बाय रीडिंग बुक्स फॉर हेल्प। मैंने देखिए फ्रेंड बहुत वीडियो लंबी हो रही है, बहुत लेट हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो आपकी हो जाए, मतलब 30 मिनट तक की रहे, बट इतना एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, बट ये आपके भलाई के लिए ही एक मैं आराम से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18, वॉज पैट्रिक सक्सेसफुल टू गेट एस, तो क्या पैट्रिक सक्सेसफुल होता है ए ग्रेड पाने में, तो यस बिल्कुल होता है। व्हाट हैपन एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, सेमेस्टर की एंड में क्या हैपन होता है, पैट्रिक गॉट ए ग्रेड दैट सरप्राइज्ड एवरीवन, मतलब वो ए ग्रेड पाता है जिसके सभी लोग सरप्राइज होते हैं। नेम द ऑथर ऑफ हिज दिस स्टोरी, तो जो रहती हैं एन कैरल मोर इसकी ऑथर हैं। आई होप आप लोगों की आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी, और इससे इस टॉपिक इस वीडियो से आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आने वाला, आएगा तो आपको इसी टॉपिक से आएगा, जितना मैंने आपको इसमें पढ़ाया है, जितना समझाया है। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो आपको 100% इसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे, आपको केवीएस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा टीचिंग। तो चलिए फ्रेंड, फिर नेक्स्ट वीडियो की मैं तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ, कई सोर्सेज से जाके मैं खुद पढ़ाई करती हूँ, एक टॉपिक को कवर करने में मैं खुद बहुत मेहनत करती हूँ, फिर जाके आपका टॉपिक कवर करती हूँ कि आप लोगों का एक भी वर्ड एक भी लाइन मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट छूटे ना, इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग भी बस मेरी मेहनत को थोड़ा सा प्रेज़ करिए, थोड़ा सा अपना एक कमेंट छोड़ा करिए कि मैम आप कैसा पढ़ा रही हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।